बच्चों इस लेक्चर में मैं आपको 12th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुण के बचे हुए पार्ट को पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रॉपर्टीज में से 5 प्रॉपर्टी आपको पढ़ा दी थी। उसमें बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सेकेंड प्रॉपर्टी थी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, थर्ड प्रॉपर्टी थी बच्चों मेटेलिक प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी थी बच्चों आयोनिक रेडियाई, फिफ्थ प्रॉपर्टी थी बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ऐसे बच्चे जो डायरेक्ट हमारा ये लेक्चर देख रहे हैं तो इससे पहले आप इसके सेकंड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर को भी हमारे ग्रुप से जो वीडियो पड़ा हुआ है उससे आप देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 को। प्रॉपर्टी नंबर 6 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब चुंबकीय गुण। बच्चों इस संक्रमण श्रेणी के तत्वों के अधिकांश यौगिक चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अब चुंबकीय गुण के आधार पर बच्चों पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले प्रकार के पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है, दूसरे प्रकार के पदार्थों को प्रचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है और तीसरे प्रकार के पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इन तीनों प्रकार के पदार्थों के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं। तो बच्चों अलर्ट हो जाइए। चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ के प्रकार। चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ के प्रकार। बच्चों चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पहले प्रकार के पदार्थों को बच्चों कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, दूसरे प्रकार के पदार्थों को बच्चों कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तीसरे प्रकार के पदार्थों को बच्चों कहा जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ मतलब बच्चों पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रतिचुंबकीय डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस, लौह चुंबकीय फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा। अब बच्चों ये किस तरह से इनको डिफाइन करना है, कैसे पहचान करनी है कि पदार्थ हमारा अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा या लौह चुंबकीय होगा, इसको क्लियर करते हैं बच्चों इसको अनुचुंबकीय के लिए हम डिफाइन करते हैं कि ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होते हैं, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके पास एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास होता है, किनके पास? अनुचुंबकीय पदार्थों के पास। तो हम इसको डिफाइन करेंगे, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। शर्त क्या है?
इनके पास एक या कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एक या एक से अधिक अयुग्मित, अयुग्मित मीन्स बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते। एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों इसकी आइडेंटिटी है कि इसके पास एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अब बच्चों आते हैं जरा प्रतिचुंबकी में, इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, इसका ठीक अपोजिट कर देंगे कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित की जगह प्रतिकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और इनके पास एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि इनके पास सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में होते हैं। तो इसको डिफाइन करेंगे, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं बच्चों, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये तो इस तरह से इसको डिफाइन कर दिया, और इसकी जो कंडीशन है, जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है, इनके पास सभी युग्मित पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही मेन शर्त है कि इनके पास सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। कहने का मतलब है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0, कि इनके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ बच्चों होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब बच्चों लौ चुंबकीय पदार्थ में आते हैं। तो लौ चुंबकीय पदार्थ के लिए क्या है कि ऐसे पदार्थ जिनमें अनुचुंबकत्व का गुण अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिनमें अनुचुंबकत्व का गुण अधिक मात्रा में पाया जाता है, उन पदार्थों को हम लौ चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इसको और अच्छे ढंग से जब डिफाइन करते हैं तो कहते हैं कि इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाता है, निर्देशित हो जाता है, जिससे इनका अनुचुंबकत्व तो काफी अधिक बढ़ जाता है, और तब इनको कहने लगते हैं लौ चुंबकीय पदार्थ। तो लौ चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें अनुचुंबकत्व का गुण अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो बच्चों इसको भी डिफाइन कर लेते हैं, वे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण। अभी बच्चों बताएंगे चुंबकीय आघूर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण प्रयुक्त बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, जो भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त किया जाता है में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं।
लौ चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनमें अनुचुंबकत्व पैरामैग्नेटिज्म, अनुचुंबकत्व का गुण अधिक मात्रा में पाया जाता है। इनमें अनुचुंबकत्व का जो गुण है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसकी सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं आयरन, कोबाल्ट और निकेल। आयरन, कोबाल्ट और निकेल, इन तीनों ही ये तीनों ही तत्व लौह चुंबकीय पदार्थ बनाते हैं। ये तीनों ही तत्व लौह चुंबकीय पदार्थ बनाते हैं। कौन कौन? आयरन, कोबाल्ट और निकेल। तो बच्चों इस तरह से इनको क्लासिफाई करते हैं। कैसे पदार्थ हम पहचानेंगे कि वो अनुचुंबकीय है, कैसे प्रचुंबकीय और कैसे लौह चुंबकीय है। तो अनुचुंबकीय में क्या होगा, इसकी मेन पहचान है कि इसके पास एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रचुंबकीय पदार्थ वो होंगे जिसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें 0 होंगे। और लौह चुंबकीय पदार्थ वो होंगे जिनमें अनुचुंबकत्व का गुण अधिक मात्रा में उपस्थित होगा। अब बच्चों अनुचुंबकत्व का गुण अधिक मात्रा में उपस्थित होता है तो ये तो पहचान हो गई लौह चुंबकीय पदार्थ की। लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ में एक और वर्ड मैंने यूज किया, चुंबकीय आघूर्ण। इसका मतलब है कि इनका चुंबकीय आघूर्ण की जो वैल्यू है वो अधिक आती है। अब चुंबकीय आघूर्ण बच्चों कैसे निकालते हैं इस बात को समझेंगे। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चुंबकीय आघूर्ण निकालना जानेंगे। आपको बताएंगे चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं। चुंबकीय आघूर्ण बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न होता है। चुंबकीय आघूर्ण इज इक्वल टू n+2। बच्चों चुंबकीय आघूर्ण को लिखते हैं बोहर मैग्नेटॉन में। Bm हमने सिंबल यूज किया है, ये इसकी यूनिट है। यहां n क्या है, जहां n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n है बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Bm क्या है बच्चों, Bm बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन ये क्या है, ये चुंबकीय आघूर्ण का बच्चों मात्रक है। ये चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। अब एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने ले लिया आयरन। अब आयरन का हम चुंबकीय आघूर्ण डिटरमिन करने जा रहे हैं। बच्चों आयरन का एटॉमिक नंबर 26, इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, पता करते हैं कि इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और इधर 3d6 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3d सबसेल में है। 3d सबसेल के ऑर्बिटलों को बनाते हैं बच्चों। d सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ फिल करने हैं, 6 अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। 1 2 3 4 5 5 और 1 6। तो बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या है 4। अब यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू डिटरमिन करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण इज इक्वल टू n की वैल्यू 4 इन ब्रैकेट n+2
n+2, तो बच्चों आ जाएगा 4 × 6। अब यहाँ स्क्वायर रूट हमें लेना है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और ये रहेगा √6। 6 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बच्चों 6 का स्क्वायर रूट लेंगे जो बच्चों 2.44 के अप्रॉक्सी आएगा। आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 2 × 2.44 मल्टीप्लाई करेंगे 4.88 और यूनिट आ जाएगी बोहर मैग्नेटन। ये आ गया चुंबकीय आघूर्ण किसका? आयरन का। तो इस फार्मूले से हम चुंबकीय आघूर्ण इस तरह से, इस मेथड से आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। बच्चों स्क्वायर रूट लेना अगर आपको नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा। 6 का स्क्वायर रूट मैंने डिवीजन मेथड से लिया है, तो सबसे पहले 2 का डिवीजन करेंगे, 2 2 जा 4, 4 आएगा और 2 यहाँ पे भी लिखेंगे, 2 2 4 हो गया, 6 से 4 सब्ट्रैक्ट किया 2 आया। इसके बाद अब डेसिमल में आएगा स्क्वायर रूट, डेसिमल यहाँ लगाएंगे और इसके बाद जो भी जीरो बढ़ेगा वो पेयर में बढ़ेगा, ये पेयर नीचे लाए, हो गया 200। अब 4 का डिवीजन देंगे 20 में, तो 4 5 जा 20 होता है, लेकिन 5 टाइम्स अगर हम इसका डिवीजन दे देंगे तो यहाँ 5 और यहाँ 5 लिखने के बाद जो यहाँ पे नंबर आएगा वो ग्रेटर होगा 200 से, तो 5 टाइम्स नहीं देंगे, एक कम बार देंगे तो 4 टाइम देंगे। 4 यहाँ आया, 4 यहाँ आया, तो 4 4 जा 16, 1 हो गया कैरी, 4 4 जा 16 1 17, यहाँ 4 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ 2 आ जाएगा, 4 को यहाँ पे भी रखेंगे, एडिशन करेंगे, 8 आया, 4 आया। अब अगला पेयर जीरो का ऊपर बढ़ाएंगे और नीचे उसको लाएंगे। अब 4 का हम डिवीजन करेंगे 24 में, 6 टाइम जाएगा, लेकिन 6 टाइम 6 यहाँ और यहाँ लिखने के बाद जब आप यहाँ पे नंबर लाएंगे तो ग्रेटर आएगा, तो 6 से 1 कम करेंगे तो आएगा 5, 5 यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ नंबर लाएंगे, तब भी जो नंबर आएगा वो 2400 से ज़्यादा होगा। तो 5 बार भी नहीं डिवीज़न करेंगे, डिवीज़न करेंगे 4 बार, तो 4 यहाँ, तो 4 चौको 16, 1 हो गया इसका कैरी, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 3 हो गया, 4 चौको 16, 16 3 17। बस इसके आगे हम स्क्वायर रूट नहीं डिटरमिन करेंगे, 2 डिजिट कम पर्याप्त हैं, सफिशियंट हैं। तो 2.44 मल्टीप्लाई किया तो 4.88 बोहर मैग्नेटन। तो इस तरह से आप आसानी से चुंबकीय आघूर्ण कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट रहा है, इसको भी नोट कर लीजिए। लौह चुंबकीय गुण केवल ठोस अवस्था में पाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चों की लौह चुंबकीय गुण केवल ठोस अवस्था में पाया जाता है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं। ठीक है बच्चों, ये था बच्चों इसका चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी 3D सीरीज के एलिमेंट्स की। अब इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 7 पर आते हैं। बच्चों इस श्रेणी के जो तत्व हैं वो ऐसे यौगिकों का निर्माण भी करते हैं जो कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं। तो यही प्रॉपर्टी है रंगीन यौगिकों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ colored compounds, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स। बच्चों इस श्रेणी के तत्व जो जलीय विलयन में कलर दिखाते हैं, कलरफुल होते हैं, इसका मेन कारण है बच्चों डी संक्रमण। इस बात को ध्यान से समझें, डी संक्रमण, डी ट्रांजिशन। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इस श्रेणी के तत्वों के अधिकांश यौगिक
जली विलयन में रंगीन, जली विलयन में रंगीन मतलब कलर्ड, जली विलयन में रंगीन होते हैं जिसका मुख्य कारण डीडी संक्रमण, सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट है वो है डीडी संक्रमण। डीडी संक्रमण है जिसका मुख्य कारण डीडी संक्रमण है, यानी कि डीडी ट्रांजिशन है, डीडी ट्रांजिशन है। अब डीडी ट्रांजिशन ही आपको समझना है, उसी से आपको ये बात समझ में आएगी कि आखिर क्या वजह है कि इस श्रेणी के तत्वों के यौगिक जल में कलर्ड होते हैं, जली विलयन में कलरफुल होते हैं। तो बच्चों, अब डीडी संक्रमण को समझने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं पहले क्लियर कराऊंगा, इसके बाद आपको ये डीडी ट्रांजिशन समझाऊंगा। बच्चों, सबसे पहले आपको समझना है कि लिगेंड क्या है। लिगेंड क्या है बच्चों? अगले चैप्टर में लिगेंड का ही डिटेल है, लेकिन यहाँ इसका थोड़ा सा यूज है, इसलिए मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं। बच्चों, ऐसे परमाणु, अणु या आयन जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, उनको हम लिगेंड कहते हैं। कैसे कहेंगे? वे अणु, परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर EP देते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे। अगले चैप्टर में इसका बहुत डिटेल आपको मिलने वाला है। इसके बाद अगला एक पॉइंट है बच्चों, संकुल, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। इसको समझना है, संकुल। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा नहीं। संकुल क्या है? वे आणविक यौगिक जिन्हें, या ऐसे कहो, वे आणविक यौगिक जो जल या अन्य विलायकों में घोले जाने पर उन सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं, जिनसे मिलकर बने होते हैं, जिनसे मिलकर बने होते हैं। तो ये तो बच्चों संकुल की डेफिनेशन है कि वे आणविक यौगिक जो जल या अन्य विलायकों में घोले जाने पर उन सभी आयनों का टेस्ट नहीं देते हैं जिनसे मिलकर बने होते हैं। कुछ का टेस्ट देते हैं, कुछ का टेस्ट नहीं देते हैं। लिगेंड क्या है? लिगेंड आपके लिए एक नया वर्ड है। लिगेंड क्या है? लिगेंड ऐसे अणु, परमाणु या आयन है जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। कॉम्प्लेक्स आणविक यौगिक हैं जो जल में घोले जाने पर उन सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं जिनसे मिलकर वो बने होते हैं। तो ये दो पॉइंट आप बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर लेंगे। एक पॉइंट और आप क्लियर करेंगे, एक फिजिक्स में आपने पढ़ा है दृश्य प्रकाश।
विजुअल लाइट, इसको बोलते हैं बच्चों विजुअल लाइट। दृश्य प्रकाश कहाँ से कहाँ तक होता है? दृश्य प्रकाश की वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक है? बच्चों ये दृश्य प्रकाश होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक। 4000 एंगस्ट्रॉम पर बच्चों वायलेट कलर होता है और 7800 एंगस्ट्रॉम पर बच्चों रेड कलर होता है। इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो जब आप ये 3 फैक्ट्स आप क्लियर कर लेंगे, इसके बाद आपको ये पॉइंट समझ में आएगा, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। चलो ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं इसको डिटेल में समझाना शुरू करता हूं। ठीक है बच्चों, साफ करते हैं इसको। आप देखिए बच्चों, आप पढ़ रहे हैं 3D सीरीज के एलिमेंट। 3D सीरीज के एलिमेंट की एक मेन विशेषता है कि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जा रहा है। कहां जा रहा है बच्चों? डी उपकोष में जा रहा है। तो अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन में किसी तरह की पेयरिंग या अनपेयरिंग होगी तो डी सबसेल में होगी। कहां होगी? डी सबसेल में होगी। बच्चों 3D जो सबसेल है, 3D जो सबसेल है, इसमें डी ऑर्बिटल्स कितने हैं इसको समझो। 1 2 3 4 एंड 5। तो डी ऑर्बिटल्स का जो टोटल नंबर है, डी ऑर्बिटल्स जो टोटल नंबर में है वो 5 है। 5 डी ऑर्बिटल यहां पर हैं। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब बच्चों आइसोलेटेड स्टेट मतलब मुक्त अवस्था, स्वतंत्र वाली अवस्था। बच्चों मुक्त अवस्था यानी कि आइसोलेटेड स्टेट में जो संक्रमण धातु आयन होते हैं, उनमें संक्रमण धातु आयनों में डी उपकोष के 5 डी ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान होती है। यानी कि मुक्त अवस्था में संक्रमण धातु आयन के डी उपकोष के 5 डी ऑर्बिटल्स, 5 डी ऑर्बिटल्स की ऊर्जा समान होती है, समान होती है। तो आपने क्या समझा कि मुक्त अवस्था में यानी कि आइसोलेटेड स्टेट में संक्रमण धातु आयन जो है उसके डी उपकोष के 5 डी ऑर्बिटल्स की ऊर्जा समान है। अब बच्चों ये संक्रमण धातु आयन यौगिक कब बनाएगा? जब ये किसी लिगेंड के पास में जाएगा, जब ये किसी लिगेंड के साथ मिलेगा, तब ये संकुल यौगिक बनाएगा। यानी कि यही संक्रमण धातु आयन जब किसी लिगेंड से संयोग करता है, कॉम्बिनेशन करता है, यानी कि जब ये किसी लिगेंड के पास जाता है तो ये संकुल यौगिक बनाता है। यानी कि अगला स्टेप क्या है? जब संक्रमण धातु आयन लिगेंड के साथ मिलकर संकुल यौगिक बनाता है। अब बात बच्चों वही आ गई, लिगेंड भी यहाँ पे आ गया और संकुल यौगिक भी आ गया। तो लिगेंड के साथ कौन मिल रहा है? संक्रमण धातु आयन। जब संक्रमण धातु आयन लिगेंड के साथ मिलकर संकुल यौगिक बनाता है तब इसके डी ऑर्बिटल्स की समान ऊर्जा समाप्त हो जाती है, समान ऊर्जा समाप्त हो जाती है और डी ऑर्बिटल्स 2 भागों में
दो भागों में खंडित हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, दो भागों में खंडित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को डी विखंडन यानी कि डी स्प्लाइटिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को डी स्प्लाइटिंग कहते हैं। कुछ ऑर्बिटलों की ऊर्जा निम्न व कुछ ऑर्बिटलों की ऊर्जा उच्च होती है और इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा में चला जाता है। निम्न ऊर्जा की ऑर्बिटल में चला जाता है। तो बच्चों अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक मैंने आपको बताया कि जो संक्रमण धातु आयन है वो मुक्त अवस्था में, जब मुक्त अवस्था में रहता है तो उसके डी उपकोष के पांचों डी ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान रहती है। उसके पांचों डी ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान होती है। जब संक्रमण धातु आयन लिगेंड के साथ मिलकर संकुल यौगिक बनाता है तब इसके डी ऑर्बिटल्स की समान ऊर्जा समाप्त हो जाती है और डी ऑर्बिटल्स दो भागों में बढ़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को डी विखंडन कहते हैं, डी स्प्लाइटिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, कुछ ऑर्बिटलों की ऊर्जा निम्न व कुछ ऑर्बिटलों की ऊर्जा उच्च होती है। जो दो भागों में ये बटे हैं उनमें से एक भाग के ऑर्बिटलों की ऊर्जा उच्च और एक भाग के ऑर्बिटलों की ऊर्जा निम्न हो जाती है और इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा की ऑर्बिटल में चला जाता है। इतना काम अभी हुआ है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो। साफ करते हैं इसको। अब बच्चों जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो दो भागों में बट गई। एक भाग के ऑर्बिटलों की ऊर्जा निम्न है और दूसरे भाग के ऑर्बिटलों की ऊर्जा उच्च है। कुल मिला के आपके सामने जो पिक्चर आ रही है वो इस तरह से आ रही है। आपके पास थी 5 डी ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 एंड 5। ये थी आपके पास डी ऑर्बिटल्स। ये डी ऑर्बिटल्स किसकी हैं बच्चों? संक्रमण धातु आयन की हैं जब वो फ्री स्टेट में है, यानी कि आइसोलेटेड स्टेट में है। अब जब ये संक्रमण धातु आयन हमारा यौगिक बनाने के लिए किसके पास गया? लिगेंड के पास गया, तो इसकी ये 5 डी ऑर्बिटल्स 2 पार्ट्स में विखंडित हो गए। कौन कौन से 2 पार्ट्स बच्चों बने इसमें बने एक पार्ट बना जिसको कहा गया T2G। पहले पार्ट को कहा गया T2G। 2G बच्चों यहां सफिक्स है। और दूसरे पार्ट को कहा गया बच्चों EG। दूसरे पार्ट को, इसको यहां लिख लेते हैं बच्चों, दूसरे पार्ट को बच्चों कहा गया EG। यहां पे G सफिक्स है। अब बच्चों T2G में 3 ऑर्बिटल्स रखी गई, 1 2 3। कौन कौन सी? इसको भी बच्चों यहां लिख लेते हैं T2G। कौन कौन सी? DXY, DYZ, DZX। और EG में 2 ऑर्बिटल रखी गई। कौन कौन बच्चों? DX² माइनस Y² और DZ²। तो इस तरह से बच्चों ये जो डी ऑर्बिटल्स थी ये 2 पार्ट्स में बढ़ गई। ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है बच्चों, ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है, ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। यानी कि जो T2G ऑर्बिटल्स हैं उनकी ऊर्जा कम है और EG ऑर्बिटल्स की ऊर्जा ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया बच्चों? इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के ऑर्बिटल्स में आ जाता है। मान लिया कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा हुआ है, इस तरह से पड़ा हुआ है।
अब बच्चों ये भी डी ऑर्बिटल्स हैं, ये भी डी ऑर्बिटल्स हैं, ये भी डी ऑर्बिटल्स हैं, ये भी डी ऑर्बिटल्स हैं। अब होगा क्या, डी डी ट्रांजिशन होगा। डी डी ट्रांजिशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक डी ऑर्बिटल से दूसरी डी ऑर्बिटल में जाएगा, यानी कि यहाँ पे संक्रमण होगा, यहाँ पर संक्रमण होगा। और इलेक्ट्रॉन अभी है कहाँ, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा की डी ऑर्बिटल्स में है, तो ये निम्न ऊर्जा की डी ऑर्बिटल से उच्च ऊर्जा की डी ऑर्बिटल्स में जाएगा। जाने के लिए इसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी इसको कहां से मिलेगी, दृश्य प्रकाश से मिलेगी, दृश्य प्रकाश से मिलेगी। और दृश्य प्रकाश से ये एनर्जी लेगा। देखिए बच्चों, निम्न ऊर्जा वाली इसको बच्चों राइट डाउन करते जाएंगे। निम्न ऊर्जा वाली ऑर्बिटलों को T2G यानी कि dxy, dyz, dzx व उच्च ऊर्जा वाली ऑर्बिटलों को Eg, Eg का मतलब बच्चों इसमें दो ऑर्बिटल हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर कहते हैं। अब dd संक्रमण संभव। अब बच्चों dd संक्रमण को समझ लो। dd संक्रमण क्या है बच्चों, अभी इलेक्ट्रॉन हमारा T2G ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है जो निम्न ऊर्जा वाली है। तो जब निम्न ऊर्जा की T2G ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश से आवश्यक तरंग दैर्घ्य के संगत, दृश्य प्रकाश से आवश्यक तरंग दैर्घ्य के संगत प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके कहां जाएगा, उच्च ऊर्जा की Eg ऑर्बिटल में चला जाता है। कहां जाएगा, उच्च ऊर्जा की Eg ऑर्बिटल में जाएगा। तो बच्चों यही होता है dd ट्रांजिशन, यही होता है dd ट्रांजिशन। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक d ऑर्बिटल से दूसरी d ऑर्बिटल में जंप करता है। निम्न ऊर्जा वाली ऑर्बिटल से कहां जाता है, उच्च ऊर्जा वाली ऑर्बिटल में। अब बच्चों इसके लिए उसको एनर्जी की रिक्वायर होगी, और एनर्जी उसको कहां से मिलेगी, एनर्जी उसको दृश्य प्रकाश से मिलेगी। दृश्य प्रकाश से वो किस तरह से एनर्जी लेगा, वो दृश्य प्रकाश से आवश्यक तरंग दैर्घ्य के संगत प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके वो जंप कर जाएगा कहां, उच्च ऊर्जा की Eg ऑर्बिटल में। तब बच्चों दृश्य प्रकाश में बचेगा क्या, दृश्य प्रकाश में जो तरंग दैर्घ्य बचेगी उसके संगत, जो तरंग दैर्घ्य बचेगी उसके संगत जो प्रकाश होगा वो विजिबल हो जाएगा, वो दिखाई पड़ने लगेगा। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन क्या काम करेगा, दृश्य प्रकाश से आवश्यक तरंग दैर्घ्य के संगत प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा वाली ऑर्बिटल से उच्च ऊर्जा वाली ऑर्बिटल में स्थानांतरित हो जाएगा। तब दृश्य प्रकाश में शेष तरंग दैर्घ्य का जो पूरक प्रकाश है वो दिखाई देने लगता है। उसी पूरक प्रकाश की वजह से जो यौगिक है वो रंगीन दिखाई देने लगता है। यानी कि यौगिक का रंग उसी पूरक प्रकाश से बनता है। यानी कि जिस प्रकाश के संगत तरंग दैर्घ्य, जिस प्रकाश से संगत तरंग दैर्घ्य बच गई है दृश्य प्रकाश में, उसके संगत जो भी कलर आएगा वो कलर उस यौगिक का हो जाएगा, वो कलर उस यौगिक का हो जाएगा। बच्चों इसको राइट डाउन कर लेते हैं। जब निम्न ऊर्जा वाली T2G ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश के संगत आवश्यक तरंग दैर्घ्य की प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर उच्च ऊर्जा वाली
Eg ऑर्बिटल में स्थानांतरित हो जाता है तब दृश्य प्रकाश में शेष तरंग दैर्ध्य का पूरक प्रकाश, शेष तरंग दैर्ध्य का पूरक प्रकाश दिखाई देने लगता है और यौगिक बच्चों रंगीन हो जाता है और यौगिक रंगीन हो जाता है। यह प्रक्रिया डी संक्रमण कहलाती है। डी संक्रमण कहलाती है। तो बच्चों एक बार फिर इसको पूरी प्रोसेस को मैं आपको समझा देता हूं। डी संक्रमण को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। डी संक्रमण बच्चों कहां से स्टार्टिंग होती है इसकी और कहां पर ये जाके रिजल्ट देता है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बच्चों संक्रमण धातु आयन जो है, संक्रमण धातु आयन जब आइसोलेटेड स्टेट में होता है तो उसकी जो 5 डी ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपस में समान होती है। अब जब संक्रमण धातु आयन यौगिक बनाता है तो यौगिक बनाने के लिए ये जाता है लिगेंड के पास। जब ये लिगेंड के पास जाता है तो इसमें हो जाता है डी विखंडन, डी स्प्लाइटिंग। डी विखंडन क्या है कि इसकी पांचों डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी सेम थी वो सेम नहीं रहती, वो 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग के ऑर्बिटल्स की एनर्जी लोअर होती है और दूसरे भाग के ऑर्बिटल्स की एनर्जी हायर होती है। निम्न ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स को हम T2g ऑर्बिटल्स कहते हैं और उच्च ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स को Eg ऑर्बिटल्स कहते हैं। T2g में 3 ऑर्बिटल आते हैं, dxy, dyz, dzx। Eg ऑर्बिटल्स वाले ग्रुप में 2 ऑर्बिटल आते हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है डी विखंडन, डी स्प्लाइटिंग। इसके बाद बच्चों अब डी स्प्लाइटिंग की प्रोसेस के दौरान बच्चों जो इलेक्ट्रॉन है वो T2g ऑर्बिटल्स में सेट हो जाता है, निम्न ऊर्जा वाली ऑर्बिटल में सेट हो जाता है इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद बच्चों क्या होता है, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश से आवश्यक तरंग दैर्ध्य के संगत प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है और इस प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके ये जंप कर जाता है। कहां जंप कर जाता है? उच्च ऊर्जा वाली Eg ऑर्बिटल्स में। देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉन के द्वारा दृश्य प्रकाश से जिस प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर लिया जाता है, यानी कि जिस तरंग दैर्ध्य के संगत प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर लिया जाता है तो वो उस तरंग दैर्ध्य वाले कलर वहां से बाहर निकल जाते हैं। आपको बताया गया है कि दृश्य प्रकाश में 7 कलर होते हैं विद जियोर। तो जिन तरंग दैर्ध्य वाले कलरों का इसने अवशोषण करके एनर्जी गेन की थी तो वो तरंग दैर्ध्य के संगत कलर इससे निकल गए, वो एनर्जी के फॉर्म में चले गए। अब जो इसमें तरंग दैर्ध्य बची है, जो तरंग दैर्ध्य बची है उसके संगत जो कलर अब इस प्रकाश में बचे हैं वही कलर बाद में दिखाई देने लगते हैं और उन्हीं कलरों के अकॉर्डिंग जो यौगिक बनता है उसका भी कलर हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तब दृश्य प्रकाश में शेष तरंग दैर्ध्य का पूरक प्रकाश दिखाई देने लगता है और यौगिक रंगीन हो जाता है। यह प्रक्रिया डी संक्रमण कहलाती है और इस पूरी प्रोसेस को हम डी संक्रमण कहते हैं। बच्चों यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक अवस्था D0 या D10 टाइप की है, D0 या D10 टाइप की है तो किसी प्रकार का कोई कलर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि D0 और D10 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं और कलर के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि d ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जिन धातु आयनों के पास में d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं और जिनके पास नहीं होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं। तो इस पॉइंट को भी बच्चों लिख लेंगे। जिन
धातु आयनों के d ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और किसमें किसमें नहीं होते हैं, D0 और D10 में नहीं होते हैं बच्चों। वे रंगहीन होते हैं, वे रंगहीन होते हैं। इसको नोट रखेंगे बच्चों। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो। ठीक है बच्चों, बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है इसमें, किस तरह से कलर आ रहा है। अब इसमें कुछ आयनों के कलर आप नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको मदद मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। संक्रमण धातु आयन और उसका कलर यानी कि रंग। हम यहाँ पे स्कैंडियम से स्टार्ट करते हैं, स्कैंडियम 3+। बच्चों ये रंगहीन होता है, इसको याद रखेंगे कि ये रंगहीन है। स्कैंडियम के बाद बच्चों टाइटेनियम Ti3+ और Ti4+। इसके इन दो आयनों को याद रखेंगे। Ti3+ बैंगनी होता है और Ti4+ रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। इसके बाद आ जाएंगे वैनेडियम में V2+, V3+, V4+। इसको बच्चों लर्न करना पड़ेगा आपको। V4+ बैंगनी, हरा, नीला। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। क्रोमियम पे आएंगे Cr3+ पे आएंगे, क्रोमियम पर आएंगे। इसका कलर लिख लेंगे बच्चों बैंगनी। क्रोमियम, मैग्नीज, Mn2+। इस पे आएंगे, इसका हल्का गुलाबी कलर लिखेंगे। मैग्नीज, आयरन, Fe2+, Fe। आयरन में बच्चों यहाँ पे हरा कलर लिख लेंगे, यहाँ पीला कलर लिख लेंगे। आयरन के बाद बच्चों आता है कोबाल्ट, फिर आता है निकल, कोबाल्ट, निकल। यहाँ बच्चों लिख लेंगे गुलाबी, यहाँ लिख लेंगे बच्चों हरा। फिर इसके बाद बच्चों कॉपर के दो आयन आते हैं Cu+ और Cu2+। यहाँ इसको लिख लेंगे बच्चों रंगहीन और यहाँ इसको लिख लेंगे बच्चों नीला। इसके बाद नोट कर लेंगे Zn2+, इसको लिख लेंगे बच्चों रंगहीन। तो ये कुछ डायरेक्ट आपको कलर आयनों के याद रखने हैं, जिससे आपको क्वेश्चन आसानी से कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। कंपटीशन में की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक चार्ट के फॉर्म में बना लेंगे और जहां आप स्टडी करते हैं उस टेबल के सामने चस्पा कर लेंगे, तो कुछ समय बाद आपको ये पूरी तरह से दिमाग में फीड हो जाएगा। ये दोनों आयन टाइटेनियम के हैं, ये तीनों वैनेडियम के हैं, ये दोनों आयरन के हैं और ये कॉपर के हैं। तो बच्चों इस लेक्चर को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत सारा डिस्कशन हो गया बच्चों। ये दोनों ही प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक एंड फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स। तो इसको बच्चों रिवाइज करेंगे और तैयार कर लेंगे। जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारा लेक्चर देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनको केमिस्ट्री के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें और उनका सब्जेक्ट इंप्रूव होता रहे। थैंक यू वेरी मच।